हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 6 देश की जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। तो किसने किया था? इसका गठन किया था विलियम्स जोन्स ने। किसने किया था? विलियम्स जोन्स ने। प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता है? तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, यूरोप की संस्कृति व भाषा का ज्ञान रखने वाले लोग, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग, प्राचीन भारत के इतिहासकार या प्राचीन साहित्यकार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर बी वाला, यानी आंसर बी हो जाएगा। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। तो किस पे आधारित था? 1835 का जो शिक्षा अधिनियम है वो क्वेश्चन नंबर ए आ जाता है। इसमें क्या है? थॉमस बेमिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर आधारित था ये नियम। ठीक है। अगला आ जाता है, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त विचार था। तो ये विचार था रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका था? रविंद्रनाथ टैगोर था। तो पांचवा आ जाता है, 1854 के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। तो किस में नहीं हुआ? हैदराबाद में नहीं हुआ था। अगला हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमारी आ जाती हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा वॉरेन हेस्टिंग प्राच्यवादियों के समर्थक थे। इसके बाद आ जाता है दूसरा हमारा बी नंबर वाला, वुड्स डिस्पैच नीति पत्र के द्वारा भारत में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया गया था। सी वाला आया था 1854 में, वुड्स डिस्पैच नीति पत्र द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। डी वाला आया था सन 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ई वाला आया था महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। ये गांधी जी की मान्यता थी कि जो है भारतीय लोगों को जो शिक्षा है वो भारतीय भाषा में ही दी जानी चाहिए। सातवां क्वेश्चन आ जाता है, वर्नाकुलर से क्या आशय था? तो इसका आंसर आ जाता है, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो आठवां हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? तो इसका उत्तर है, सिंपल है, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ये अंग्रेजों का मिशन था, सांस्कृतिक मिशन। तो अगला आ जाता है, नवा हमारा क्या है? नवा हमारा है, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे? तो अरविंदो घोष के विचार हैं, तो क्या है? शिक्षा के संबंध में अरविंद घोष के विचार थे कि शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब इसी के साथ हमारा अगला आ जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने क्यों जोर दिया? तो इसका आंसर ये है, तो अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने इसलिए जोर दिया क्योंकि उनका जो है मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। 11वां हमारा आ जाता है, जेम्स मिल की राय से देसी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता है? जेम्स मिल की राय थी कि जेम्स मिल की राय से देसी जनता का दिल जीतने के लिए हिंदू और मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। 12वां हमारा आ जाता है, चार्ल्स वुड के यानी वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में क्या संदेश था? तो पढ़ते हैं, चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को दोहराया गया है। तो इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का आर्थिक लाभ बताया गया है। व्यापार और वाणिज्य के विस्तार होगा, देश में संसाधनों का विकास में मदद मिलेगी,
भारतीयों की रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। साथ ही यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों का नैतिक उत्थान भी होगा। ये हमारा हो जाता है 12वां क्वेश्चन। तो 13वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा? सन 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी? संक्षेप में लिखिए। तो क्या है? 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाओं में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। वहाँ छोटे छोटे केंद्र थे, 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा थी। पाठशाला में संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। बच्चों की फीस उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्धारित थी या निर्भर थी। बच्चों की जो फीस थी तो उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ली जाती थी। जो अमीर है उससे अमीर के हिसाब से ली जाती थी और जो गरीब है उससे गरीब के हिसाब से ली जाती थी। तो अगला जाता है हमारा 14वां क्वेश्चन। सन 1854 के बाद बंगाल कंपनी ने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? तो क्या उठाए? ले पढ़ते हैं क्या है इसका आंसर। 1854 के बाद कंपनी ने देशी जनता व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए। तो पहला जो कदम था वो ये था कि कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को नौकरी पर रख लिया। दूसरा ये था कि प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। चौथा था अध्यापन कार्य पाठ्य पुस्तकों पर आधारित किया गया। चौथा जो कदम उठाया था उन्होंने वो ये था कि भारत विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी थी। इसके बाद आ जाता है प्रश्न क्रमांक 15 हमारा। महात्मा गांधी औपनिवेशिक के पक्ष में क्यों नहीं थे? देखो क्या है, महात्मा गांधी जो है औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था या कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। औपनिवेशिक शिक्षा के संपर्क में आकर भारतीय पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है और उन्होंने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है। ठीक है, तो अब हमारा आता है अगला आंसर जो हमारा है 16वां। तो ये क्या है? शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की? तो पढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। उनका मानना था कि एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां बच्चे खुश रह सके, जहां से मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचार और आकांक्षाओं को समझ सके। उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अतः उन्होंने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की। तो ये इसका पूरा आंसर है। आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा अगला आखिरी क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षा के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था? तो क्या अंतर था देखते हैं। देखो पहला तो ये है, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के अत्यधिक आलोचक थे, जबकि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो पश्चिमी शिक्षा के अच्छे तत्वों को अपनाना चाहते थे। दूसरा आ जाता है, गांधी जी कला और संगीत के माध्यम से शिक्षा के समर्थक थे। यानी गांधी जी जो है संगीत और कला के माध्यम से शिक्षा देने में विश्वास करते थे। और जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा में महत्वपूर्ण नहीं माना, यानी उन्होंने इस शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं माना था। तीसरा आ जाता है हमारा, गांधी जी ने बच्चों के संपूर्ण विकास एवं जातिवाद को खत्म करने पर जोर दिया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के माध्यम से आत्म प्राप्ति पर जोर दिया था। तो ये उनके अपने अपने विचार थे। आशा है आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर यदि आपको कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।